हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन की आईएएस की पीटी 365 मैगजीन है गाइस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पुराने करंट अफेयर जो हमें रिवाइज करने हैं। क्विक रिवीजन सीरीज है गाइस ये। आज हम सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर उठा रहे हैं। इसमें कौन कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट थी, उसके कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। तो पहली जो स्कीम है गाइस जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एआईएफ कहते हैं। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि एक कैंपेन चला था जिसका नाम था भारत। भारत का फुल फॉर्म है बैंक्स होल्डिंग एक्सलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसके तहत लॉन्च किया गया था। अब याद रखो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में या जो भी हम ये लॉन्च कर रहे हैं, भारत जो हमने लॉन्च किया, इसके तहत हमारा मेन पर्पस यही था कि हम ना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को एड्रेस कर पाएँ और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। ये भी ध्यान रखना कि ये हमारी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, यानी कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नाबार्ड। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अगर आए, और याद रखना इसका टेन्योर है 2032 टू 2033, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव आप जानते ही हो, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मीडियम से लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंस की फैसिलिटी है वो हमारी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, देखो क्या होता है, हार्वेस्टिंग हो गई, कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हो। कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ से पैसा निकालना कैसे करना है, कैसे फंडिंग करनी है, इसीलिए नाम है ना एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड ध्यान रखना। एआईएफ का बैकग्राउंड सीधा सा बैकग्राउंड है। हम आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन चला कहते हैं। ये 2020 से ही अनाउंस कर दिया गया था। इसके जो बेनिफिशियरी होंगे वो फार्मर्स होंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होंगी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे और कुछ एजेंसीज होंगी स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलेगा, ध्यान रखना। इसके अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे, यही की यही स्टेटमेंट लगाई जाएगी आपके पेपर में। याद रखना फाइनेंशियल असिस्टेंस का हिसाब किताब क्या है। प्रोविजन है कि 1 लाख करोड़ बैंक से आप ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के फॉर्म में ले सकते हो, और उस पर आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देना पड़ेगा। क्रेडिट गारंटी फंड भी है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, वो जो लोन देंगे क्रेडिट पर वो 2 करोड़ का दे सकती हैं। एलिजिबल अगर कम्युनिटी एसेट की बात आएगी तो एसेट प्रोजेक्ट्स के लिए क्या बोला है कि प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करा जाएगा, सप्लाई चेन वाले देखे जाएंगे। अब ये क्योंकि ट्रिपल पी और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा प्रमोशन है, तो पूरा देखा जाएगा कि ऑर्गेनिक इनपुट के प्रोडक्शन के लिए है या बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट है, किस तरह की यूनिट है, किस तरह का कम्युनिटी एसेट है, ठीक है। उस तरह से फिर उस पर एलिजिबिलिटी चेक करके आपको आइडेंटिफाई करके बताया जाएगा। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने क्या करा है कि पता चलता रहे कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, तो उसके लिए ना ऑनलाइन एमआईएस तैयार करा गया है प्लेटफॉर्म, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ये मॉनिटरिंग कमेटी जो होगी वो पूरा प्लेटफॉर्म पे ही चेक करती रहेगी, इनको रियल टाइम इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। भारत कैंपेन में पता है क्या कर रहे हैं, बैंक होल्डिंग रिलेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन जो कैंपेन है, इसमें यही इसका कैंपेन में ध्यान रखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बैंक और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे रहे, ताकि फास्टर पेस पे लोन्स को दिया जाए। इससे बेनिफिट फार्मर को ये सबसे ज़्यादा होगा, जो उसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते थे वो अब कम हो जाएंगे, स्मॉल नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज रह जाएंगे अब। गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट, भाई गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगी। तो जो भी प्रोजेक्ट्स बहुत अनवाइबल हो गए थे, और देखो गवर्नमेंट ना ये भी चाहती है कि एग्री स्टार्टअप्स और एग्रीकल्चर में भी जो एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, है ना, इस तरह का चाहते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट लेना, तो वो भी सामने आए। तो गवर्नमेंट ऐसा भी चाहती है। उसके बाद क्या है कि कंज्यूमर को इससे फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होगा, कंज्यूमर को ना इससे चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना, हर एक स्कीम को ध्यान में रखना है कि इसके गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, एलिजिबल जो बंदा है जो करेगा उस प्रोसेस को, फार्मर्स को क्या फ़ायदा होंगे और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होएगा, ठीक है। नाउ डायरेक्टली मूव टू दी नेक्स्ट स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसको हम पीएम किसान बोलते हैं। गवर्नमेंट ने इसको इसलिए रिलीज़ किया क्योंकि 16th इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करनी थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। इसका पर्पस जानते हो क्या है, फिनेंशियल नीड्स फुलफिल करना लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज की, ताकि वो
टाइमली इनपुट्स को प्रोक्योर कर सकें और डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल कर पाएँ। बेनिफिशियरी जो होंगे वो होंगे लैंड होल्डिंग फार्मर्स। सर्टेन एक्सक्लूजन्स भी हैं उसके अंदर, वो भी बात है। बेनिफिट इसमें 6,000 मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, पीएम किसान के तहत हर साल फार्मर्स को 6,000 रुपये दिया जाएगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 2,000 एवरी 4 मंथ्स के अंदर, मतलब हर क्वार्टर में 2-2 हज़ार रुपये उनको दिए जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं ताकि जो फार्मर है, लैंड होल्डिंग फार्मर है जितने भी, उनको इनकम सपोर्ट मिल पाए, ताकि वो अपने हस्बैंड वाइफ जो भी उनके घर में रहता है उनको सपोर्ट दे पाए। अब इसके लिए फीचर्स क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड्स को देखा जाता है। लैंड रिकॉर्ड मैंडेटरी है। जो फार्मर्स एक्सक्लूड किए गए हैं वो ये वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल फैमिलीज या प्रोफेशनल डॉक्टर्स, ये वाले सबको एक्सक्लूड करा गया है। लैंड रिकॉर्ड को पूरा देखा जाता है, एक्सेप्शन फॉर फॉरेस्ट डेवलपर्स, नॉर्थ ईस्टर्न और झारखंड को हटा के बाकी लैंड रिकॉर्ड्स जरूरी होते हैं, चेक करना पड़ता है इनको। उसके बाद बेनिफिशियरी को देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बेनिफिशरीज को दिए जाते हैं। ये सारा कुछ ना इसमें प्रोवाइड किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है कि ना जो फंड है वो डाइवर्ट ना हो जाए। आधार ऑथेंटिकेशन इसलिए पूरा करा दिया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्टैब्लिश है, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पर हर जगह पर डेडिकेटली काम कर रही है। अगर कोई ग्रीवेंस भी आता है तो उसको 2 हफ्ते में कहा जाता है कि उसको पूरा कंप्लीट करके उसको ठीक करना है। एक्सक्लूजन ध्यान रखना, जो हायर स्टेटस वाले बेनिफिशियरी हैं उनको एलिजिबल नहीं माना गया है। नेक्स्ट स्कीम पर आ जाओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, उसके तहत ही बनाया गया है। यहाँ पे ना डीजी क्लेम करके का है, PMFBY के तहत एक डीजी क्लेम करके पोर्टल बनाया गया है, डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट बोलते हैं। इसका पर्पस ये है, इस पूरी स्कीम का पर्पस ये था, क्रॉप पे इंश्योरेंस दी जाए कब कब, जब वो बो रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं उससे पहले, और पोस्ट हार्वेस्ट के बाद भी क्या दिया जाए, इंश्योरेंस दी जाए। याद रखो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल और स्टेट का दोनों का शेयर होगा इसमें। और डिमांड ड्राइवन स्कीम है, ये वॉलंटरी है सभी स्टेट्स के लिए, फार्मर्स के लिए। जितने भी फार्मर्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स भी हैं, टेनेंट फार्मर्स भी हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो भी बेनिफिशियरी माने जाएंगे। अब क्यों किया जा रहा है, ताकि फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट हो, कोई क्रॉप लॉस हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई क्रेडिट उसका खराब हो जाए, तो उसकी इनकम स्टेबलाइज रखने के लिए करा गया है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी किया गया है। 2 पर्पज है स्कीम के। अब बैकग्राउंड क्या था, तो याद रखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम को रिप्लेस करके बनाई गई है। वो स्कीम क्या थी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, मॉडिफाई करके PMFBY बनाया गया है, ताकि प्रॉक्सी क्रॉप ये सब पैरामीटर्स वगैरह, वेदर कंडीशंस को सबको देख के किसी का क्रॉप लॉस ना हो बेसिकली। तो क्रॉप कौन कौन सी कवर की गई है, रबी और खरीफ दोनों है, सीरियल सारे के सारे हैं, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड सब लिया गया है। प्रीमियम पे किया जाएगा, जो भी उसका एक्चुअल रेट होगा ना, विच एवर इज लेस, उसको दिया जाएगा। प्रीमियम रेट जो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही सेट करेगी। और प्रीमियम बायर्स जो आपके फार्मर्स होंगे उनको 5% हॉर्टिकल्चर पे देना है, 2.0% खरीफ पे देना है, 1.5% क्रॉप्स पे, रबी क्रॉप्स पे देना है। ये ध्यान रख लेना आप मेरी इस बात का। ये क्रॉप्स का आपसे पूछ सकता है कि अगर लिया जाता है, इंश्योरेंस लोगे अगर आप, तो प्रीमियम तो भरना पड़ेगा ना। तो हॉर्टिकल्चर जो कमर्शियल क्रॉप्स है उस पर 5% प्रीमियम है, ठीक है। खारिफ पे 2% है, राबी पे 1.5% है, राबी पे सबसे कम है। प्रीमियम गवर्नमेंट और सेंटर क्या पे करेंगी, तो भाई देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो वहाँ पे 90-10 का रेशो चलता है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए 50-50 का रेशो है। ध्यान रखनी है दोनों बातें। अब इन शॉर्ट, सम ऑफ द क्रॉप्स में क्या लिखा हुआ है, क्रॉप जो कि MSP जिनको मिलती है, MSP मतलब जो आपको पता है ना, कि MSP में आपको रेट पहले ही से ही फिक्स कर दिया जाता है कि इस रेट पर आपको फार्मर को, आपको इसमें पैसा मिलेगा, चाहे कुछ भी लॉस वगैरह कुछ भी हो जाए, लेकिन MSP तो आपको मिलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब उसमें ना जो भी क्रॉप्स बिना MSP की होंगी, फार्म गेट प्राइस उस पर कंसिडर किया जाएगा। बेसिक कवरेज है, कोई आपका सोइंग करते समय, हार्वेस्टिंग करते समय कोई लॉस हुआ है, कोई ड्रॉट पड़ गया, तो उस पर कवर किया जाएगा। बता रहे ना, इंश्योरेंस कवर कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो उसके बाद है कवरेज ऑफ प्रिवेंटेड सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनेशन रिस्क वगैरह पर। लॉसेस अराइजिंग हुई वॉर की वजह से, कोई न्यूक्लियर रिस्क की वजह से डैमेज हुआ है, तो वहाँ कवर किया जाएगा। अदर अप्रोचेस में क्या है कि एरिया, ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, स्टेटमेंट सीधा आपसे PMFBY की बना के आ जाएगी। एरियाज अप्रोचेस बेसिस का मतलब है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको इंश्योरेंस यूनिट मिल रही है, जितनी उनकी रिस्क है उस हिसाब से उनको इंश्योरेंस दिया जा रहा है।
आधार मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आधार स्पेसिफिकली मैंडेटरी है या नहीं, तो बिल्कुल मैंडेटरी है। स्टेट्स का अपना इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, एलोकेशन अकॉर्डिंगली होगा, हर 3 साल में जैसे होता है वैसे करा जाएगा। और स्टेप्स क्या है कवरेज करने के लिए, तो इंक्रीज किया गया 10 to 3 years फॉर सिलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन बिडिंग करेगी उस हिसाब से करा जाएगा, जिसकी बिडिंग ज़्यादा होगी उसको ये दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, उसके इन फार्मर्स के साथ कौन डील करेगा वो वाली अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट बिड के कोई दिया जाएगा ना। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव रिस्क वगैरह पूरा बताया गया है। तो इस तरह से ये चलेगी स्कीम, ठीक है। अब डीजी जो क्लेम मैंने बताया ना आपको, एक पोर्टल को खोला गया, उस पोर्टल में क्या होगा कि सारी की सारी ना इन्फॉर्मेशन होंगी, फार्मर का अकाउंट होगा, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उसको मॉनिटर करेगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो फार्मर्स को उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है डीजी क्लेम मॉड्यूल को, उसका सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर फंक्शन कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं। सेटलमेंट क्लेम ठीक टाइम पर हो रहे हैं, एसएमएस आ रहा है फार्मर को, फार्मर की इनकम ठीक टाइम पे जा रही है, क्लेम सही समय पे जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सब देखा जाएगा। कह रहा है ऐसे ही ना एक विंड पोर्टल बनाया गया है, जो क्या बताएगा, हाइपर लोकल वेदर कंडीशंस बताएगा, उसका डेटा बताएगा, वो भी जरूरी है ना, रिस्क असेसमेंट पहले ही कर देगा। फिर एक यस टेक करके एक मैनुअल तरह के एक टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई है, उसमें ग्राम पंचायत सही लेवल पर एस्टिमेशन करके चीज़ें टेक ड्राइवन करके एस्टिमेट करे, वो कराएगा। डोर टू डोर इनरोलमेंट ऐप है, सभी स्कीम के तहत जुड़ पाए इसलिए ये भी चलाया जा रहा है, ऐप के तहत बोला जा रहा है। फसल प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ताकि जियो प्लेटफॉर्म भुवन का भी इस्तेमाल करा जा रहा है, ताकि प्लांटेशन का डेटा, पेस्ट तो नहीं लगा, वेदर कंडीशन, ये सारा डेटा ना गवर्नमेंट के पास रहे, ताकि वो सही डिसीजंस ले पाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दैट्स विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी आप ये वाली पूरी कंप्लीट करो, एक एक डिपार्टमेंट की क्योंकि है मिनिस्ट्री की स्कीम्स होंगी, तो वो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, ठीक है। तो बी वेरी क्लियर, एक आध दो क्वेश्चन आपकी स्कीम पे पूछे जाते हैं, तो आप क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं हो कोई भी स्कीम, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको अच्छे से डाइजेस्ट कर लो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, हैव अ नाइस डे टू ऑल।